Good morning, friends. Welcome back to my YouTube channel Comprehensive Study. Today, we are going to continue our series of History of English Literature by R.T. त्रिवेदी. फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ चुके हैं कि कैसे एंग्लो सेक्शंस और जूट्स जो है ये ट्राइब्स इंग्लैंड्स में आई थी, कैसे जो है इनसे पहले केल्ट्स पीपल इंग्लैंड में रहते थे। केल्ट्स के ऊपर रोमन्स ने अटैक किया और रोमन्स ने यहाँ पे अपना किंगडम बनाया था इंग्लैंड को, लेकिन रोमन्स जो है उस टाइम पे वो बहुत पावरफुल थे, लेकिन वो अपने होमलैंड वापस चले गए थे क्योंकि इंग्लैंड के ऊपर जो है क्योंकि उनके होमलैंड के ऊपर जो है वो दूसरी जर्मैनिक ट्राइब्स अटैक कर रही थी, इसलिए वो अपने होमलैंड को बचाने के लिए रोमन्स वापस अपने होमलैंड चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे एंग्लो सेक्शंस और जूट्स ये 3 ट्राइब्स आई थी और इन लोगों ने यहाँ पे परमानेंटली रहना स्टार्ट कर दिया था। और फिर उसके बाद मेजर इवेंट हुआ हमारा बैटल ऑफ हास्टिंग्स, जो कि किसके बीच में लड़ाई हुई थी, इंग्लैंड के बीच में और ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी के बीच में, जो कि विक्टर विलियम थे। विक्टर विलियम जो है वो इस बैटल ऑफ हास्टिंग्स में जो है वो जीत गए थे। और फिर उसके बाद यहाँ के किंग बने नॉर्समैन थे, जो कि किंग ड्यूक ऑफ विलियम। फिर उसके बाद हमारा एंग्लो सेक्शन लिटरेचर स्टार्ट होता है, तो हम पढ़ते हैं। इट इज़ कस्टमरी टू बिगिन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विद एन अकाउंट ऑफ एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। सो इसलिए हम अब पूरे बिल्कुल कस्टम से पढ़ रहे हैं, तो हम जब इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमें सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में ही पढ़ना चाहिए। दिस लिटरेचर इज़ अनइंटेलिजिबल टू द प्रेजेंट डे इंग्लिशमैन एंड मोर सो टू ए फॉरेनर। कि जो इंग्लिश लिटरेचर है, जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है, वो हमारे लिए इतना नोन नहीं है। एंग्लो सेक्शन और ओल्ड इंग्लिश इज़ ऑल इंटेंट्स एंड पर्पजेज ए फॉरेन लैंग्वेज, रियली ए लो जर्मन डायलेक्ट and it has to be learnt like any foreign language with the help of a teacher, dictionary and grammar। यही बताया कि एंग्लो सेक्शंस कि ओल्ड इंग्लिश जो है वो एक लो जर्मन डायलेक्ट थी, इंटेंट्स एंड पर्पस फॉरेन लैंग्वेज लो जर्मन डायलेक्ट थी। और उसके बाद इसको हम जो वो अपने आप नहीं पढ़ सकते, इसको हमें किसी टीचर की हेल्प से ही पढ़ सकते हैं। इट इज़ हाईली स्पेशलाइज सब्जेक्ट, इट नो लॉन्गर फॉर्म्स पार्ट ऑफ इंग्लिश कोर्सेज इवन इन पोस्ट ग्रेजुएट क्लासेज एक्सेप्ट इन ए फ्यू यूनिवर्सिटीज़ इन इंग्लैंड। The earliest literature of the Anglo-Saxon must have been oral, passed down by word of mouth from generation to generation। कि जो हमारा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर है वो जो है वो कोई रिटन फॉर्म में नहीं है, बल्कि वो एक ओरली फॉर्म में अवेलेबल था। और क्योंकि उस टाइम पे एक तो प्रिंटिंग प्रेसेस भी नहीं थे और लोग भी इतने ज़्यादा एजुकेट नहीं थे, तो सारा लिटरेचर जो है वो ओरली ही था। ओरल ट्रेडिशन ही पॉपुलर थी। हम भी किसी भी सिर्फ इंग्लैंड की नहीं बल्कि किसी भी अगर कल्चर में देखेंगे हम, तो वहाँ का ओल्ड लिटरेचर जो है वो ओरल फॉर्म में ही मिलेगा, क्योंकि रिटन फॉर्म उस टाइम पे नहीं था। और था तो फिर प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थे, तो सारी स्टोरीज़ जो है वो ओरली एक जनरेशन दूसरी जनरेशन्स को सुनाती है, फिर दूसरी जनरेशन तीसरी जनरेशन्स को सुनाती है। इस तरह से लिटरेचर जो है एग्जिस्ट कर रहा था। तो एंग्लो सेक्शंस के टाइम पे it was later carved on wood or stone in the shape of the runes or mystery symbols, for the Anglo-Saxon had no alphabet। We have seen how the Christian missionaries introduced the Roman alphabet in England and how the runes were turned to letter। हमने ये पढ़ लिया है कि कैसे एंग्लो सेक्शंस के खुद के कोई अल्फ़ाबेट्स नहीं थे, मतलब उनकी कोई लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स का अभी तक इन्वेंशन नहीं हुआ था। और कैसे जो है इन क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने जो है वो जब इन्हीं ने जो रोमन्स हैं उन्होंने ही इंग्लैंड में अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस किए थे। उसके बाद ये अल्फ़ाबेट्स वर्ड्स में चेंज हो गए थे, कन्वर्ट हो गए थे। तो जो है ये डायरेक्ट जो है वो रोमन्स का यहाँ के नेटिव पीपल पे और एंग्लो सेक्शंस पे जो है वो
इन्फ्लुएंस है। एंग्लो सेक्शन पोइट्री प्री क्रिश्चियन और हीरोइक। एंग्लो सेक्शन लिटरेचर इज ऑलमोस्ट होली वर्स, मोस्ट ऑफ दिस verse is religious, only a small portion being secular. Of this secular verse is Beowulf is the most famous। कि एंग्लो सेक्शंस के टाइम पे जो है वो सबसे पॉपुलर जो है वो रिलीजियस लिटरेचर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर था। और एक सेकुलर वर्क है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ हमारा सबसे मोस्ट फेमस एपिक है ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का, और ये जो है वो सेकुलर वर्स था। इसका रिलीजन से इसका कोई डायरेक्ट इसका कोई रिलेशन नहीं था। इट इज़ द अर्लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट एपिक इन एंग्लो सेक्शन। इट इज़ ए पोएम ऑफ मोर दैन 3000 lines celebrating the heroic deeds of the warrior who gives his name to the celebrating the heroic deeds of a warrior who gives the name to the poem. Beowulf sails from Sweden and comes to rescue of Hrothgar, king of Denmark। Beowulf जो है वो हमारे हीरो का नाम है, और जो बियोवुल्फ है वो एक वॉरियर है, ग्रेट वॉरियर है, और वो जो है उसी के नाम पे उसी के ऊपर ये बियोवुल्फ एपिक लिखा गया है। इसका राइटर अननोन है, किसी को नहीं पता कि ये बियोवुल्फ किसने लिखा है। और बियोवुल्फ जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, स्वीडन से। एंड कम्स टू द रेस्क्यू ऑफ हरोथगर। ये जो है वो किंग ऑफ डेनमार्क जो है हरोथगर, उनको रेस्क्यू कर उनकी हेल्प करने के लिए आता है बियोवुल्फ। ये कहाँ पे, डेनमार्क में। whose feasting hall is nightly raided by a terrible monster ग्रेंडल। और किंग ऑफ डेनमार्क को ये किससे बचाने आता है, एक मॉन्स्टर से जिसका नाम ग्रेंडल है, जो कि किंग ऑफ डेनमार्क को बहुत ज़्यादा और उसके किंगडम को भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। हु कैरीज ऑफ एंड डिवोर्स हिज वॉरियर। बियोवुल्फ फाइट्स द मॉन्स्टर एंड किल्स हिम। तो बियोवुल्फ उससे बहुत ग्रेटली लड़ता है और उसको मार देता है। बट द स्क्राउज इज नॉट ओवर फॉर ग्रेंडल्स मदर इवन मोर टेरेबल दैन ग्रेंडल। ग्रेंडल की डेथ के बाद ग्रेंडल की मदर जो है वो ग्रेंडल से भी ज़्यादा पावरफुल है, तो वो जो है वो बियोवुल्फ से अपना बदला लेने की सोचती है। सो वो उसके ऊपर बियोवुल्फ के ऊपर दोबारा से अटैक करती है, रीन्यू करती है। बियोवुल्फ प्लंग्स इनटू द लेक एट द बॉटम ऑफ विच सी ड्वेल्स एंड किल्स हर विद ए मैजिक स्वॉर्ड। लेकिन बियोवुल्फ जो है वो इतना ग्रेट वॉरियर है, इतना ब्रेव है कि उसने जो है अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से ग्रेंडल्स की मदर को भी मार दिया। बियोवुल्फ एंड हिज पार्टी देन रिटर्न होम लेडन विद ऑनर्स एंड गिफ्ट्स फ्रॉम हरोथगर। अब बियोवुल्फ जो है वो अपनी पार्टी के साथ अपनी रिटर्न किंग के पास आ जाता है, और किंग उससे जो है बहुत ज़्यादा गिफ्ट्स देता है। 50 years later when Beowulf is old and king of Sweden। तो किंग हरोथगर के बाद जो है वो डेनमार्क का किंग कौन बनता है, बियोवुल्फ। तो 50 सालों बाद जब बियोवुल्फ बूढ़ा हो चुका था, तो he distinguishes himself in another heroic feat। A fire-belching dragon guarding a treasure has been provoked and is dragging the land। Beowulf the old fight and kills him। तो 50 सालों बाद एक दूसरा मॉन्स्टर जो है वो बियोवुल्फ के ट्रेजर के ऊपर जो है वो उसको गार्ड कर रहा था, तो वो जो है उस मॉन्स्टर को भी मार देता है जो कि उसके ट्रेजर के ऊपर अटैक करने की या उसके ऊपर कब्जा कर रहा था। तो बियोवुल्फ द ओल्ड फाइट्स एंड किल्स हिम बट ही इज़ हिमसेल्फ मोर्टली वुंडेड इन द एनकाउंटर। बियोवुल्फ उसको मार तो देता है, लेकिन वो खुद भी बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वो भी मर जाता है। The poem has some notable passages describing the wild northern landscape, the most famous being the description of the marshy lake, the dwelling place of Grendel's mother। जो ये पोएम है वो सिर्फ बियोवुल्फ के ग्रेट एक्शंस को नहीं डिस्क्राइब कर रही, बल्कि जो है ये डिस्क्राइबिंग द वाइल्ड नॉर्थन स्केप। ये जो है वो ये बियोवुल्फ जो है वो लैंडस्केप को भी डिस्क्राइब कर रही है। द मोस्ट फेमस बीइंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ, और जो लेक्स का भी डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है इसमें। और द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ ग्रेंडल्स मदर, जहाँ पे ग्रेंडल की मदर रहती थी, उस प्लेस को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। द मोस्ट रिमार्केबल क्वालिटी ऑफ द पोएम हाउएवर इज इट्स हॉन्टिंग मेलनकली। इट इज़ चेयरलेस एंड ग्लूमी इन इट्स टोन एटमोसफेयर। वैसे तो ये हीरोइक पोएम है, एपिक है,
है, लेकिन सबसे ग्लूमी टोन क्यों है इसकी, क्योंकि जो है लास्ट में हमारे ग्रेट हीरो बियोवुल्फ जो है उसकी डेथ हो जाती है। इट्स बर्डन इज़ द एवेंसेस एंड एम्प्टीनेस ऑफ लाइफ, ऑफ फेम, ग्लोरी एंड द टोटल इफेक्ट ऑफ द पोएम इज डिप्रेसिंग। द चीफ इंटरेस्ट ऑफ द पोएम कंसिस्ट इन इट्स पोर्ट्रेल ऑफ कस्टम एंड मैनर्स ऑफ हीरोइक पास्ट। सबसे चीफ इंटरेस्ट क्या है इस पोएम का, कि जो है ये पोएम उस टाइम के जो भी कस्टम्स थे, जो भी मैनर्स थे, उन सबको बहुत अच्छे तरीके से उनका पोर्ट्रेल दिया गया है। Historically, it takes us back to the first half of the 6th century, and the events described place in Scandinavia, not in England, where the Anglo-Saxon had begun establishing themselves as early as the 5th century. Beowulf himself was a Geat। अब जो ये बियोवुल्फ है ये कोई एंग्लो सेक्शन हीरो नहीं है, बल्कि ये गीट है, गोथ ट्राइब से बिलोंग करता है, एंड कैन नॉट सैड टू बी नेशनल हीरो ऑफ द एंग्लो सेक्शन। ये एंग्लो सेक्शंस का नेशनल हीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ से बिलोंग करता है, गीट ट्राइब से। गीट एंग्लो सेक्शन नहीं है ये। इनफैक्ट द हीरोज ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री वर नॉट नेशनल बट कॉमन टू ऑल जर्मैनिक पीपल। एंग्लो सेक्शन गोथ्स, बर्गेंडीज, Lombards, etc. In spite of this primitive civilization picture, Beowulf is not uncivilized। कि बेशक से एंग्लो सेक्शंस जो ये बियोवुल्फ हीरो है वो एंग्लो सेक्शन ट्राइब से बिलोंग नहीं करता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये अनसिविलाइज्ड है, ये बहुत ही ग्रेट हीरो है। द एंग्लो सेक्शन एंसेस्टर ऑफ द इंग्लिश cherished idols of nobility, generosity, courage, fortitude and fame. The poem is only partly historical because of the mixture in it of the romantic and marvelous। द टू अदर पोम, तो सबसे ज़्यादा ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ग्रेटेस्ट एपिक है बियोवुल्फ। बियोवुल्फ के बाद जो है वो हमारा दूसरे जो अदर पार्ट्स ऑफ लिटरेचर हैं वो क्या फेमस हैं। द अदर पोएम्स जो उस टाइम की पॉपुलर थी ऑफ द प्री क्रिश्चियन पीरियड विच टेल अस ऑफ द प्रिमिटिव पास्ट आर विडसिथ एंड डियोर्स कंप्लेंट। विडसिथ और डियोर्स कंप्लेंट्स ये भी दो पोएम्स हैं, ये भी एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का पार्ट हैं। दे आर सॉन्ग ऑफ टू वेंडरिंग मिंस्ट्रल। विडसिथ इज़ द फार ट्रेवलर हैज़ वेंडर्ड ओवर द जर्मैनिक लैंड्स एंड विजिटेड मैनी प्रिंसेस। ही sings the praises of the princes who have honored and conferred gifts on him। जो विडसिथ है ये जो है वो सॉन्ग्स ऑफ विडसिथ और डियोर्स कंप्लेंट जो है वो टू सॉन्ग्स ऑफ टू वेंडरिंग मिंस्ट्रल्स के सॉन्ग्स हैं। ये विडसिथ द फार ट्रेवलर हैज़ वेंडर्ड ओवर द जर्मैनिक लैंड्स एंड विजिटेड मैनी प्रिंसेस। जो विडसिथ है वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर चुका है और बहुत सारी प्रिंसेस से मिल चुका है। ही सिंग्स द प्रेजेस ऑफ द प्रिंसेस, तो वो उन प्रिंसेस के लिए गाता है। हु हैव ऑनर्ड, जो उसका ऑनर करती हैं, एंड वो फिर वो उनसे गिफ्ट लेता है। और डिवोर्स कंप्लेंट इज़ द सैड टेल ऑफ ए पोइट हु हैज़ बीन सप्लेंटेड बाय ए राइवल इन द फेवर ऑफ हिज लॉर्ड। और जो डिवोर्स कंप्लेंट है ये क्या है, एक सैड टेल है। विडसिथ तो एक तरीके से हैप्पी सॉन्ग है कि विडसिथ जो है वो एक ट्रैवलर जो प्रिंसेस के पास जाता है, उनके ऑनर में सॉन्ग्स गाता है, उनसे गिफ्ट लेता है, तो विडसिथ तो एक हैप्पी सॉन्ग है। लेकिन डिवोर्स कंप्लेंट नाम से ही शो हो रहा है ये क्या है, इज़ द सैड टेल ऑफ ए पोइट, एक पोइट की सैड टेल है। वो हैज़ बिन सप्लेंटेड बाय ए राइवल इन द फेवर ऑफ हिज लॉर्ड, जो कि एक राइवल जो अपने विरोधी का से किस तरीके से वो जो है वो अपने विरोधी से कैसे अपना कंपटीशन कर रहा है। He consoles himself by remembering the misfortune of others before him and ends every stranger with the refrain that he overwent. This also may I and so overcome his misfortune, I may overcome mine। The English passion for the sea and adventure life is illustrated by the seafarer। तीसरी पोएम है हमारी ग्रेटेस्ट जो कि एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का पार्ट है, वो है सी फारर। ए लिरिकल पोएम है ये एक। दिस इज़ अ लिरिकल पोएम ऑफ ए ग्रेट पावर बट मेयर्ड बाई ऑब्सक्योरिटी। ऑब्सक्योर है, इससे भरी हुई है ये पोएम।
war songs. Of the Anglo-Saxon poems written on English soil, 2 war songs deserve notice. सबसे 2 वॉर सॉन्ग्स हैं इस टाइम के जो पॉपुलर हैं एंग्लो सेक्शन लिटरेचर के. पहला है ब्रूनाबर एंड द बैटल ऑफ मार्डन. ब्रूनाबर सेलिब्रेट इन स्पिरिटेड वर्स द विक्ट्री ऑफ अथेल्स्टन किंग ऑफ वेसेक्स. तो ब्रूनाबर्स जो सॉन्ग है वॉर सॉन्ग है ये किसकी विक्ट्री को सिंग कर रहा है. वो है विक्ट्री ऑफ अथेल्स्टन जो कि किंग है ऑफ वेसेक्स. वेसेक्स क्या था एंग्लो सेक्शंस किंगडम का जो वेस्टर्न पार्ट था. इंग्लैंड का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ का एंग्लो सेक्शन किंगडम है वेसेक्स. तो वहाँ का किंग है अथेल्स्टन. उसकी ब्रेवरी को ये सॉन्ग डिफाइन कर रहा है. ओवर द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द स्कॉट्स एंड डेन्स इन 937. तो ये कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द स्कॉट्स एंड डेन्स इनके साथ जो है वो किंग ऑफ वेसेक्स जो कि अथेल्स्टन है इसकी जो है वो किसके ऊपर जीत हासिल की है इसने. ऑफ द स्कॉट्स एंड डेन्स इन 2 ट्राइब्स के ऊपर इन्होंने जीत हासिल की है. तो उसकी ब्रेवरी में ये सॉन्ग गाया गया है. द बैटल ऑफ मार्डन जो कि दूसरा सॉन्ग है इन इवन मोर स्पिरिटेड वर्ड्स recounts of the defeat of the English at Malden in 993 at the hands of the Danes. In this poem we have a noble predecessor of later English battle songs like the Battle of Baltic or the Charge of the Light Brigade. इनके जो ये सॉन्ग है बैटल ऑफ मार्डन ये जो है वो स्पिरिचुअल है फॉर्म में और रिकाउंट्स द डिफीट ऑफ द इंग्लिश की डिफीट को दिखाता है एट मार्डन जो कि मार्डन में हुई थी. एट द हैंड्स ऑफ डेन्स किसके हाथों डेन्स ने मतलब डेन्स ने इंग्लैंड की जो है वो इंग्लैंड को हरा दिया था. तो इसके बारे में ये सॉन्ग है और ये एक सॉन्ग है किसका नोबल प्रीडेसर ऑफ लेटर इंग्लिश बैटल सॉन्ग्स जो लेटर बाद में इंग्लिश बैटल सॉन्ग्स आए लाइक द बैटल ऑफ बाल्टिक और द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड. इन सॉन्ग्स का प्रीडेसर्स है. क्रिश्चियन पोइट्री जो है इस टाइम पे बहुत पॉपुलर हो रही थी. इट इज़ एसोसिएटेड विथ 2 नेम्स. 2 पोइट हैं जो कि रिलीजियस पोइट्स थे एंग्लो सेक्शंस के टाइम पे. तो वो थे कैडमन और साइनवुल्फ. द फर्स्ट इज़ हिस्टोरिकल. जो कैडमन है वो हिस्टोरिकल है. द सेकंड मोर और लेस मिथिकल. और साइनवुल्फ है जो वो एक मिथिकल टाइप का पोइट है. The story of Cadman as related by Bede is famous. Cadman was an unlettered cowherd at the monastery of Whitby, to whom the gift of songs came by a miracle. Unable to sing at a Saxon feast, he retired to his stall abased and humiliated. Suddenly an angel appeared and commanded him to sing of the creation. जो कैडमन है was an unlettered cowherd at the monastery of Whitby. मतलब कि ये जो है वो अनलेटर्ड था मतलब ये पढ़ा लिखा नहीं था. और जो है टू होम द गिफ्ट ऑफ सॉन्ग केम बाय ए मिराकल. इसको जो है एक मिराकल के फॉर्म में जो है ये टैलेंट मिला था. अनेबल टू सिंग एट ए सेक्शन फीस्ट क्योंकि वो एक सेक्शन फीस्ट थी और वो उसमें अनेबल था सुना नहीं सकता था कुछ भी. ही रिटायर्ड टू हिज स्टॉल अबेस्ड एंड ह्यूमिलिएटेड. तो वो बड़ा अपसेट था उस टाइम पे अपने स्टॉल से वापस आ गया था. सडनली अचानक से एक एंजल अपीयर हुई और उसने कमांड किया कि वो अपनी क्रिएशन को सिंग करे. तो कैडमन जो है देर अपन सैंग ऑफ द क्रिएशन ऑफ द क्रिएटर एंड हिज ग्लोरी. तो कैडमन जो है वो अपनी फिर उसकी ग्लोरी को सिंग करता है. द मोस्ट नोटेबल ऑफ हिज पोएम्स आर वर्जन ऑफ जेनेशियस एंड एक्सोडस. तो इसने जो है ये इसकी मोस्ट फेमस पोएम्स आर वर्जन हैं किसकी जेनेशियस जो कि बाइबल का पार्ट है एंड एक्सोडस. टू द मिथिकल और सेमी मिथिकल साइनवुल्फ. साइनवुल्फ को क्या बोला है मिथिकल पोइट है. इज एट्रीब्यूटेड ऑल द रेस्ट ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री partly original and partly translation or adaptation from Latin or other original. These are the Christ, lives of sons Juliana and Ellen. तो ये मिथिकल है तो इसने बेसिकली सेंट्स की लाइफ के बारे में लिखा है जो कि सेंट्स जूलियना है
एंड एलन है, तो इनके बारे में इसने लिखा है। एंड गुथलेक ए नेटिव सेंट, इसके बारे में भी लिखा है। एंड ड्रीम ऑफ द रोड, ये जो है ड्रीम ऑफ द रोड इसकी मोस्ट फेमस है। नेट का भी PYQ है कि ये जो ड्रीम ऑफ द रोड है इसमें ये रोड किस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही है, किस इसका मीनिंग क्या है रोड का। तो ये क्या है, द लास्ट named is the most famous for the from the time it has cut from a tree in the forest until it received Jesus who has crucified on it। जो ड्रीम ऑफ द रोड मतलब कि ये रोड क्या है, ये एक वुड है, एक पेड़ का पार्ट है जो कि क्रॉस है, ये जिस क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट को क्रूसीफाइड किया गया था, तो उसके बारे में लिखा है ड्रीम ऑफ द रोड, कि उस रोड का क्या ड्रीम था कि उसके ऊपर जो है वो क्राइस्ट ने को क्रूसीफाई किया। तो ये रोड जो है वो किसको दिखा रहा है, क्रॉस को, जिसके ऊपर जिस क्रॉस के ऊपर क्राइस्ट को, जीसस क्राइस्ट को जो है वो क्रूसीफाई किया गया था। एंग्लो सेक्शन क्रिश्चियन पोइट्री इज़ डलर दैन द प्री क्रिश्चियन हीरोइक पोइट्री, इट्स चीफ डिफेक्ट बीइंग इट्स रिटोरिक विद इलैबोरेट पीरियड periphrases, the resulting verbosity some smoothers the simple austere eloquence of the original, whether the Bible or the lives of the saints। तो ये सब जो है वो एंग्लो सेक्शंस पोइट्री में फेमस था। तो क्या क्या था इसमें, एक तो बियोवुल्फ जो कि एंग्लो सेक्शंस लिटरेचर का ग्रेटेस्ट एपिक है। फिर था हमारी थी पोएम्स थी, विडसिथ और डियोर्स कंप्लेंट थी। विडसिथ एक हैप्पी सॉन्ग था और डियोर्स कंप्लेंट एक सैड टेल थी। फिर 2 सॉन्ग्स थे जो कि मोस्ट पॉपुलर थे एंग्लो सेक्शंस के टाइम पे, तो वो थे सॉन्ग्स ऑफ ब्रूनबर्ग एंड द बैटल ऑफ माल्डन। फिर जो 2 पोइट्स आए थे रिलीजियस पोइट्स, कैडमन और साइनवुल्फ। कैडमन जो है वो एक हिस्टोरिकल पोइट था और साइनवुल्फ जो है कुछ मिथिकल टाइप का पोइट था जिसने बहुत सारे सेंट्स की लाइफ को लिखा है। तो ये जो है इस चैप्टर में यहाँ तक बताया है। आगे इसमें फॉर्म्स एंड स्टाइल्स बताए हैं एंग्लो सेक्शंस की। फॉर्म्स एंड स्टाइल्स ऑफ एंग्लो सेक्शन पोइट्री। Quite apart from other factors, the quality of any poetry is determined by its language. The Anglo-Saxon is rough, its words are hard and metallic. The poet according is crude and rough। तो Anglo-Saxons जो है वो कोई स्ट्रिक्ट फॉर्म तो नहीं थी इस टाइम पे, लेकिन इनके जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही हार्ड थे और रफ थे बेसिकली। और द स्टॉक फार्मूला इज लाइन ऑफ असेंटेड एलिटेटिव सिलेबल्स विद द मिडल पॉज। बीच में सिलेबल्स के बीच में मिडल में जो है वो एक पोज आता था। एलिट्रेशन डज लैंड इन म्यूज़िकल चार्म, और एलिट्रेशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था इस टाइम इस पोइट्री में, और एलिट्रेशन के कारण जो है पोइट्री में म्यूज़िकल चार्म आता था। and has always used with the great effect in English poetry, but the excess have regular almost compulsory alliteration। तो राइटिंग स्टाइल में एक तो ये पोइट्स जो है वो एलिट्रेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। ऑफ द एंग्लो सेक्शन वर्ड्स मेक्स इट नॉट ओनली मोनोटोनस बट ऑल्सो आर्टिफिशियल। तो ये ज़्यादा एलिट्रेशन का यूज़ जो है पोइट्री को आर्टिफिशियल बनाता था। फॉर द पोइट मस्ट सेलेक्ट द राइट लेटर रादर देन द राइट वर्ड, क्योंकि एलिट्रेशन में क्या होता है, ए सेम साउंड की रिपीटेशन होती है। तो सेम साउंड की रिपीटेशन में राइटर जो है वो इमोशंस के ऊपर फोकस नहीं कर रहा है, बल्कि वो वर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहा है कि ताकि वो उनमें जो है एलिट्रेशन फिट कर सके। तो वो जो है वो एक आर्टिफिशियलिटी क्रिएट करता है, क्योंकि वो इमोशंस जिन वर्ड्स को वो अपने हार्ट से लिखना चाहता है उनको नहीं लिख पाता, बल्कि उसको एक म्यूज़िकल फ्लो बनाना पड़ता है पोइट को अपनी पोएम में। तो इसलिए जो है ये एलिट्रेशन जो है एंग्लो सेक्शन पोइट्री को जो है वो आर्टिफिशियल बना रहा है। No advance may along this line of prosody and Anglo-Saxon poetry came to that, and even after its sudden and glorious revival in the 14th century by Langland and few others। तो उसके बाद जो है ये जो बियोवुल्फ, डियोर्स कंप्लेंट एंड विडसिथ और जो वॉर सॉन्ग्स हैं कैडमन और साइनवुल्फ की रिलीजियस पोएम्स हैं, इन पोएम्स के बाद जो है वो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में एक पोज आता है। तो वो पोज जो है वो
फिर उसके बाद ग्लोरियस रिवाइवल होता है विलियम लैंगलैंड के टाइम पे। फर्दर दिस मोनोटोनी ओवर्सिफिकेशन इज एग्रीवेटेड बाय द ग्लूम ऑफ टोन एंड टेम्पर dwelling on weird and fate making short work of man and his achievement। तो उस टाइम पे इतना ज़्यादा ये पैराग्राफ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर एंग्लो सेक्शन प्रोज। अब तक तो ये हमने जितनी भी वर्क्स के बारे में पढ़ा है वो सारे वर्ड्स फॉर्म में थे। अब प्रोज का क्या है, प्रोज इन ऑल लैंग्वेज अपीयर्स लेटर। प्रोज हमेशा जो है वर्ड्स से लेटर आता है, जैसे कि नॉवेल्स का भी जो है ओरिजिन वो है इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी में जाके हुआ है, और जबकि हमारी वर्ड्स फॉर्म जो है वो एक लंबे टाइम से है। तो प्रोज जो है वो हमेशा बाद में आती है, सब पहले जो है वो वर्ड्स में लिखी जाती थी। सारी ग्रेटेस्ट वर्क जो है वो वर्ड्स में लिखी गई हैं। जैसे हमारा महाभारत है वो भी वर्ड्स में लिखा गया है, पोइट्री के फॉर्म में लिखा गया है। फॉर द सिंपल रीज़न दैट मैन हैबिचुअली टेक्स प्रोज एंड इट्स प्रीमेटिव स्टेजेस डू नॉट थिंक ऑफ इट एज ए मीडियम ऑफ आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो इसके बाद एंग्लो सेक्शन लिटरेचर में प्रोज में सबसे बड़ा नाम है किंग एल्फ्रेड का। किंग एल्फ्रेड जो है ये एक बहुत ही ग्रेट किंग थे एंग्लो सेक्शंस के टाइम पे, और किंग एल्फ्रेड जो है वो इन्होंने जो है वो बहुत ज़्यादा इंग्लैंड को रिफॉर्म किया था। तो इन्होंने जो है लोगों को एजुकेट करने के लिए बहुत कोशिश की थी, और इसने जो है इसलिए इन्होंने जो है वो लैटिन का वो जो बाइबल को पहुंचाने के लिए इसने बाइबल को ट्रांसलेट भी किया था। तो इसने जो है वो तीन चार वर्क्स लिखे हैं, द हिस्ट्री एंड जियोग्राफी ऑफ ओरोसियस, और उसके बाद लिखा है इसने इसने ट्रांसलेट किया है जो बेड़े ने लिखा था इक्लेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, उसको जो है इसने ट्रांसलेट किया। एंड कंसोलेशन ऑफ फिलोसॉफी ऑफ बोइथियस, जो कि रोमन फिलोसफर थे बोइथस, उनके वर्क को भी इसने ट्रांसलेट किया है। एंग्लो सेक्शन प्रोज इज लेस literary interest than words, but it is more or less continuous with the later development of the language। कि बेसिक से ये कैसा ये लिटिल इंटरेस्ट है इसकी उसमें, लेकिन डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज के लिए ज़रूरी है। इन अदर वर्ड एंग्लो सेक्शन प्रोज इज मोर नियरली एलिड दैन एंग्लो सेक्शन पोइट्री टू मॉडर्न इंग्लिश। दिस इज अ पॉइंट वर्थ रिमेंबरिंग फॉर एंग्लो सेक्शन वर्ड्स as we have seen came to an abrupt end with the Langland in the 15th century was here no more। Later or modern English poetry beginning with Chaucer। उसके बाद हमारी मॉडर्न इंग्लिश पोइट्री की या मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्टिंग होती है जोफ्रे चौसर से। चौसर की एंट्री होगी अब इंग्लिश लिटरेचर में। तो चौसर ने जो है वो एक रिवॉल्यूशनरी चेंज लाया था इंग्लिश लिटरेचर में, क्योंकि उसने जो है The poetic rhythm was to be depend on the number and king of it in a line rather। क्योंकि चौसर ने जो है वो एक हीरोइक कपलेट्स में अपनी पोइट्री को लिखा है। एंग्लो सेक्शन प्रोज वॉज सब्जेक्टेड टू नो सच रिवोल्यूशन इन एज सच एज इट वॉज इधर द ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ द पीपल और फॉर्म्ड और लैटिन द लैंग्वेज ऑफ द लर्न। तो उस टाइम पे जो है चौसर ने इंग्लिश में लिखा था जो कि ऑर्डिनरी स्पीच ऑफ द पीपल थी, उसी लैंग्वेज को चूज़ किया था। क्योंकि उस टाइम पे फ्रेंच लैंग्वेज तो किसकी लैंग्वेज थी, कोर्टियर्स की थी। जो अपर क्लास पीपल है वो फ्रेंच लैंग्वेज यूज़ करते थे। लैटिन जो है वो क्लर्जी मैन की लैंग्वेज थी। लेकिन जो इंग्लिश है उसको बहुत लोअर कास्ट के पीपल जो है वो लोअर पीपल ही यूज़ करते थे। तो लोअर क्लास उसको यूज़ करती थी, तो पुअर पीपल यूज़ करते थे। लेकिन चौसर ने जो है वो इंग्लिश को ही चूज़ किया था, और वहीं से इंग्लिश लिटरेचर का ग्लोरिफिकेशन स्टार्ट होता है। तो दैट्स इट। ये हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कल हम मिडिल इंग्लिश पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है या अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताएं। आपके कमेंट